Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is सी अंजलि भक्कड़ एंड आज हम देखने वाले हैं हमारे रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, रिवीजन सीरीज है लेकिन हम बहुत ज्यादा भगाएंगे नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है ये हम आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ये जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो के एंड में जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई क्या है, कब होता है, कैसे होता है, जीएसटी कब लगता है, कब नहीं लगता है, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसमें से ये जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं मैं। जैसे कि गुड्स, गुड्स क्या है, याद रखो नीचे काफी जगह पे रेफरेंस आएगा, इसलिए देखिए। गुड्स, गुड्स क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सब कुछ गुड्स में आती है, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज ये दो जो है, ये दो एक्सेप्शंस टू द गुड्स है। मनी और सिक्योरिटीज दिस इज ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस की डेफिनेशन में भी देखोगे ना, तो सर्विस इज एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स के अलावा कुछ भी हो वो सब सर्विस है, लेकिन इसमें भी मनी और सिक्योरिटीज हटा दी गई है। ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are free to be served before supply or under a contract of supply। सर्विस क्या है? सर्विस वो है, कुछ कोई भी वो चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, लेकिन इसमें से भी मनी और सिक्योरिटीज को हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं डेफिनेशन के डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब आता है सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त आपके लिए एक पेज में डायग्रामेटिक फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में अच्छी से समझाया हुआ है, ध्यान से सुनिए। देखो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। ठीक है, सप्लाई क्या है? पहले तो समझ लो, सप्लाई के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। कौन से? पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई में सबसे पहला आता है कि सप्लाई जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए। सप्लाई जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए, पहला पॉइंट है। मतलब बिजनेस के लिए ही जो रहेगा दैट विल बी सप्लाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विस का रहना चाहिए। जो सप्लाई है वो गुड्स का रहना चाहिए या सर्विस का रहना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है कि कंसिडरेशन एक इन्वॉल्व रहनी चाहिए। सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और गुड्स और सर्विसेज के लिए रहना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे सप्लाई माना जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट सप्लाई। देखो समझते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई में क्या क्या आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो तीन पैरामीटर्स अभी देखे, गुड्स और सर्विस के लेना चाहिए, कंसिडरेशन रहना चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अदर देन इंडिविजुअल मतलब क्या आ गया यहाँ पे? एसोसिएशंस, क्लब्स, ये सारे जो होते हैं उन लोगों में, और उन जो एसोसिएशन, क्लब है और उनके मेंबर्स, ये दोनों के बीच में जो भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन हो रही है फॉर कंसिडरेशन जो है वो भी सप्लाई माना जाता है। इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये डिटेल में नीचे हम और पढ़ेंगे, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो शेड्यूल 1 में चार पैराग्राफ है। ओके, शेड्यूल 1 में पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, ये चार पैराग्राफ में जो भी पॉइंट्स दिए गए
whether it is for consideration or not, it is treated as supply। ठीक है, सप्लाई में क्या क्या एक्सक्लूड होता है? नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी जो शेड्यूल 3 में दिए हुई है। शेड्यूल 3 में बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, अब जो हमने 3 पैरामीटर्स देखे हैं कि कंसिडरेशन रहना चाहिए, बिजनेस के लिए रहना चाहिए, गुड्स और सर्विस का रहना चाहिए। क्या गुड्स है क्या सर्विस है वो हम शेड्यूल 2 में देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा ट्रांजैक्शन गुड्स माना जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सी एक्टिविटी सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, जो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो देखो यहाँ ये डिटेल में दिया है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस हैज बीन समराइज्ड इन डायग्राम बिलो। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इवन इफ देर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट, बेनिफिट हो या न हो, लेकिन कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन ये सब जो है ये सब बिजनेस में इंक्लूड होता है। सप्लाई या फिर एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस। अगर मैं कोई गुड्स, भले ही कोई भी गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो ना, कोई भी सर्विस हो, मैं सप्लाई कर रही हूँ या अक्वायर कर रही हूँ, वो बिजनेस में इंक्लूड होगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब और एसोसिएशन, कोई क्लब है कोई एसोसिएशन है वो अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है दैट विल बी इंक्लूडेड इन बिजनेस। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन, आप अगर कहीं पे कुछ एडमिशन ले रहे हो कोई भी प्रीमाइस में या वॉट एवर वेर एवर, तो वहां अगर आप फॉर कंसिडरेशन एडमिशन ले रहे हो तो वो बिजनेस में इंक्लूड होगा जी, बिल्कुल होगा। सर्विसेज एज होल्डर ऑफ ऑफिस इज बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब including sorry by way of totalizer or a license to book make or activities of licensed bookmaker in such club, जो क्लब वाली एक्टिविटीज है वो सारी भी बिजनेस में इंक्लूड होती है। और कोई अगर एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी दे रही है तो वो भी बिजनेस में इंक्लूड होगी। ठीक है, ये अपना सेकेंड पैरामीटर हो गया। थर्ड पैरामीटर है कि जो सप्लाई है वो कंसिडरेशन के लिए रहनी चाहिए। कंसिडरेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है वो देखिए। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज मतलब काइंड में फॉर द सप्लाई, ठीक है, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस ऑफ सप्लाई। अगर कोई एक्ट करने का या कोई फॉरबिडेंस करने का कोई भी मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। पेमेंट इन मनी है या इन काइंड है वो भी कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, किस कौन देगा? बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। बाय द रिसिपिएंट, सपोज मैं किसी से गुड्स कोई सर्विस कुछ ले रही हूँ तो मैं रिसिपिएंट हो गई, सामने वाला सप्लायर हो गया, तो मैं उसे पे करूंगी और जो मैं पे करूंगी वो माना जाएगा कंसिडरेशन। या फिर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, कोई भी दूसरा पर्सन मेरे बिहाफ में अगर पे कर रहा है तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन कंसिडरेशन में क्या एक्सक्लूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या एक्सक्लूड होता है? कोई भी सब्सिडी, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है। इसके अलावा जो डिपॉजिट होता है वो भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन कब बनेगा? जब जो सप्लायर है अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेड सप्लाई। जो सप्लायर है जो गुड्स दे रहा है जो सर्विस दे रहा है जो सप्लायर है वो अगर बोले कि ये डिपॉजिट पार्ट बनेगा कंसिडरेशन का, वो उसको एज अ कंसिडरेशन माने तो फिर वो डिपॉजिट कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। अदरवाइज डिपॉजिट भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सप्लाई, सप्लाई में क्या क्या होता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी सिक्योरिटीज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। ये हमने ऊपर देखा गुड्स की डेफिनेशन में, सर्विस की डेफिनेशन में मनी सिक्योरिटीज ये सब जो है ये बाहर है डेफिनेशन के, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या आता है सप्लाई में? क्या क्या आता है जी सप्लाई में? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या लाइसेंस, इनमें से कुछ भी अगर है तो वो सप्लाई माना जाएगा। देखो फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सप्लाई के, आपको अगर स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो
पैरामीटर्स 3 इंपॉर्टेंट है सप्लाई के। एक कंसिडरेशन रहना चाहिए, 2 बिजनेस के लिए रहना चाहिए, तीसरा एक तो गुड्स का रहना चाहिए या सर्विस का रहना चाहिए। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमने देखा। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने समझी कि कंसिडरेशन में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ठीक है। और फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विस रहना चाहिए, जो हम शेड्यूल देखेंगे कौन सी एक्टिविटी और सर्विस, सॉरी कौन सा एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। और सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, सेल, ट्रांसफर, पैटर्न, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या लाइसेंस, ये सब कुछ सप्लाई में इंक्लूड होता है। देखो मस्त आपको एक पेज में पूरा जो है वो सप्लाई मैंने समझा दिया है क्या होता है। नीचे ये एक डायग्राम दिया है, इसमें बताया है कि कब सप्लाई माना जाएगा, कब सप्लाई नहीं माना जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 1 में है मतलब कंसिडरेशन के बिना भी जो सप्लाई माना जाएगा वो है तो सप्लाई माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो सप्लाई माना जाएगा फॉर कंसिडरेशन, अगर फॉर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये ऐसा बहुत कुछ दिया है, मस्त चार्ट है, आप इसको आराम से देखिए, समझिए, इजीली आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ना कुछ केस स्टडीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है जनरली, इंस्टीट्यूट चेक करता है कंसेप्ट, ठीक है। कुछ लेटर्स एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग सिनारियोज। कंसिडरेशन का एग्जिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं इन सिनारियोज में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इजी है, ठीक है। डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अगर मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, वॉटेवर एक्सेट्रा, मैं कुछ डोनेट कर रही हूँ उन्हें, ठीक है, मैंने तो कुछ गिफ्ट दे दिया या मैंने कुछ पैसा दे दिया। अब वो जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको अच्छा लगा मैंने उन्हें जो गिफ्ट दिया, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे एक मेरा नाम लिख दिया कि ये सीए अंजलि भक्कड़ है, इन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है, और ये बाय वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब एक जो होता है कि हाँ अच्छा बताने के लिए उन्होंने मेरा नाम का एक प्लेट लगा दिया उनके ऑर्गेनाइजेशन में। उसका मोटिव कोई भी एडवर्टीजमेंट, बिजनेस पर्पस रिलेटेड या कोई भी मुझे कमर्शियल गेन उससे नहीं होने वाला है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो जो नेम प्लेट है या कुछ भी जो है वो अगर मुझे थोड़ा भी कमर्शियल गेन कर रहा है या वो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से किया गया है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। देखिए पढ़ते हैं समझते हैं। डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, देयर इज ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसीव कर रहा है, मैंने दिया, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया, और सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन पे ऑब्लिगेशन है कि उन्हें जो है ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट, डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। उनको मैंने बोला है कि मैं ये दूंगी, आपको लगाना पड़ेगा मेरे नाम का नेम प्लेट, मेरी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उन पे ऑब्लिगेशन अगर है तो ही वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। जनरली इंस्टीट्यूशंस सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है फाइनेंशियल हेल्प रिसीव करते हैं या फिर कोई भी अदर सपोर्ट रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड सच हेल्प। उनकी मर्जी के हिसाब से, मैंने उन्हें नहीं बोला, उनको ग्रेटिट्यूड जताना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूशन है प्लेस नेम प्लेट और सिमिलर सच एक्नॉलेजमेंट इन देयर प्रीमाइसेस, मेरे नाम का लगा दिया सी अंजलि भक्कड़ का नाम का, मैंने उनको नहीं बोला था, तो ये जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट में, गिफ्ट और डोनेशन मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, जो कैरेक्टर है वो गिफ्ट का है, डोनेशन का रहना चाहिए, गेन का कमर्शियल गेन का नहीं रहना चाहिए,
Purpose is philanthropic, that is lead to no commercial gain and not advertisement. तो ही इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, या फिर अगर कोई फिलैंथ्रोपिक पर्पज है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट वर्क्स। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई, नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू द आर्टिस्ट। देख, मैं, ठीक है, मैंने कोई स्केचिंग की, मैं स्केचिंग भी करती हूँ, मैंने कोई स्केचिंग की है, वो मैंने कोई आर्ट गैलरी को दे दिया कि एग्जीबिशन में लगाइए। ठीक है, अब मैंने मेरी आर्ट फॉर्म जो है, मेरी जो स्केच है कि ये भी, वो मैंने आर्ट गैलरी को दे दिया एग्जीबिशन लगाने के लिए। जब मैंने दिया तो उन्होंने मुझे कुछ पैसा तो दिया नहीं उसके बदले में, कि हाँ आपने मुझे दिया है तो अब ये पैसे नहीं, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई वो एग्जीबिशन में गया, उसे वो आर्ट, वो स्केच जो मैंने दिया है एग्जीबिशन में, उसे वो स्केच पसंद आ गया, तो जब उसे वो स्केच पसंद आएगा और वो उसे खरीदेगा, जब वो कंसिडरेशन देगा, उसका पेमेंट करेगा, तब ही वो सप्लाई माना जाएगा। देखो बताती हूँ, मैं हूँ ए बी, ठीक है, मैंने मेरा जो स्केच है एक आर्ट गैलरी में दिया है। किस चीज के लिए दिया है? एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन में लगाने के लिए आर्ट गैलरी ने कोई पैसा नहीं दिया, आर्ट गैलरी ने मुझे कोई पैसा दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, कोई तो मिस्टर है एक्स वाई जेड, वो आर्ट गैलरी में आया, उसको मेरी जो स्केच है वो पसंद आ गई, उसने वो आर्ट गैलरी से ले लिया। जब एक्स वाई जेड पेमेंट करेगा, जब एक्स वाई जेड कंसिडरेशन देगा, तब एट दैट पॉइंट ये सप्लाई माना जाएगा, ना कि जब मैंने ये आर्ट गैलरी को स्केच दिया। मैंने जब आर्ट गैलरी को स्केच दिया तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आर्टिस्ट गिव देयर आर्टवर्क टू आर्ट गैलरी वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, एग्जीबिशन के लिए दिया गया है। हाउएवर नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट व्हेन द आर्ट वर्क्स आर सेंट टू गैलरी। कोई गैलरी पैसा नहीं ले रही है। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन बायर सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्टवर्क displayed at the gallery, actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply। जब वो पेमेंट करेगा, जब कोई खरीदेगा, तब एक्चुअल जीएसटी पे किया जाएगा, पहले नहीं। ठीक है, नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड, नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी इन लिeu ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय सेड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। देखो, सपोज मैं हूं, ठीक है, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अब क्या हुआ, मैं कौन हूँ? इंश्योर्ड, मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो मैं कौन हो गई? इंश्योर्ड। ठीक है, अब मैंने जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, क्या होगा? मैं एक तो क्लेम मांगूंगी या नहीं मांगू? जब मुझे कोई लॉस होगा, कोई डैमेज होगा, कोई इंजुरी होगी, लॉस होगा, कोई इंजुरी होगी या कोई डैमेज होगा, तब मैं क्लेम मांगूंगी, वरना मैं क्यों मांगूंगी? तो क्या होता है, काफी बार ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये नो क्लेम बोनस डिडक्ट करती है। जब मैंने क्लेम नहीं मांगा तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये नो क्लेम बोनस मुझसे डिडक्ट कर लेगी, और मुझे इसको क्या देना है? मुझे इसको देना है इंश्योरेंस का प्रीमियम, पे करना पड़ेगा। मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये जो नो क्लेम बोनस डिडक्ट करती है ना, ये ये कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, बताती हूँ। ठीक है, एज पर प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल प्रैक्टिस है, सब लोग करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट व्हेन नो क्लेम इज मेड बाय इंश्योर्ड पर्सन। मैंने कोई क्लेम, मैं इंश्योर्ड पर्सन हूँ, मैंने कोई क्लेम नहीं मांगा, तो वो जो है नो क्लेम बोनस डिडक्ट करेगी ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड्स। द कस्टमर या फिर जो इंश्योर्ड है, टू इंडेमनिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस और इंजुरी, जब मुझे कोई लॉस इंजुरी होगा, एज पर द टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग प्रीवियस period covered under policy in lieu of NCP. It is therefore clarified that there is no supply provided by insured to insurance company in form of agreeing to obligation। मैंने ये, इसने मेरा जो है ये
काटा है, नो क्लेम बोनस डिडक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको कोई सप्लाई किया है, सप्लाई गुड्स किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस किया है, नहीं, उसने वो क्लेम डिडक्ट किया है तो उसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, सब लोगों का ध्यान है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट है, 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में बताया गया है कि कौन सी जो एक्टिविटीज है सप्लाई मानी जाएगी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। हमने पैरामीटर्स में देखा कंसिडरेशन रहना इंपॉर्टेंट है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए, और फॉर गुड्स या फिर फॉर सर्विस रहनी चाहिए, तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन शेड्यूल नंबर 1 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि विदाउट कंसिडरेशन रहा तो भी उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed on such assets. Suppose मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरा एक बिजनेस है, मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे जो भी एसेट्स थे बिजनेस में मैं जो यूज कर रही थी, लैपटॉप है, कैमरा है, टैबलेट है, पेन है, सब कुछ है, तो ये एसेट्स जब मैं डिस्पोज करूंगी या परमानेंटली ट्रांसफर कर दूंगी, परमानेंट है, याद रखो, टेम्पररी ट्रांसफर नहीं है, परमानेंटली जब मैं ये एसेट्स जो है ट्रांसफर कर दूंगी, परमानेंट ट्रांसफर, तो और ये जो एसेट्स है इन पे मैंने आईटीसी क्लेम किया है ऑलरेडी, इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो मैंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है। अगर मैं देर मस्ट बी अ डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफर, डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट एंड आईटीसी हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट्स, तो अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पैराग्राफ 1, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझो, इसका एक्सेप्शन ये है कि बिजनेस एसेट्स on which ITC is blocked or not available under GST। अगर कोई मेरा एसेट है जो ब्लॉक क्रेडिट है, जिसका आईटीसी ब्लॉक है, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, उसका अगर आईटीसी ही अवेलेबल नहीं है या फिर ब्लॉक है वो आईटीसी जीएसटी लॉ में ही, तो मैं उसका आईटीसी नहीं ले सकती, कैसे लूंगी? तो ये उसका एक्सेप्शन है कि अगर ये है तो चलेगा। ठीक है, और बिजनेस एसेट्स दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट है जो इस पे आईटीसी मिलता है पर फिर भी मैंने नहीं लिया है, तो फिर वो पैराग्राफ 1 में इंक्लूड नहीं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन when made in the course or furtherance of business, when made in the course or furtherance of business। अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, कोई भी रिलेटेड पर्सन है या कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, मैडम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, रिलेटेड पर्सन क्या होता है, कहेंगे नीचे नीचे दिया है, ये देखो। ठीक है, कोई भी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है उन दोनों के बीच में, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी शेड्यूल 1 पैराग्राफ 2 में उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। इसका एक्सेप्शन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर भी इंस्टीट्यूट पूछता है, क्या पूछता है, गिफ्ट। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज वैल्यू, वो गिफ्ट का वैल्यू 50,000 रुपए तक है, अप टू 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service और both, ये हटा दिया गया है। 50,000 रुपए तक की वैल्यू का एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑल्सो जो परक्विजिट्स प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयमेंट में,
सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे परक्विजिट दिए हैं, कुछ कुछ एचआरए दिया है, कोई और सर्विस दी है, कुछ प्रोवाइड किया है, और वो जो परक्विजिट्स है, वो सारे परक्विजिट्स अगर मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखे हुए थे कि ये सब मुझे मिलेंगे, जो लिखे हुए थे, तो इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई परक्विजिट्स अगर मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो मेरे एम्प्लॉयमेंट जो मैं एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं था, और अब मुझे वो पर्क्स मिल रहे हैं, तो उन पे जीएसटी लगेगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराग्राफ 3 क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ, पैराग्राफ 3 बताता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बारे में। अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, या फिर बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। सपोज सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं हूं मिस एबी, एक मेरा एजेंट है मिस्टर वीबी। मैडम वीबी कौन, ठीक है। बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये जो मिस्टर वीबी मेरा एजेंट है, इसने मेरे बिहाफ पे इसने गुड्स सप्लाई किए हैं, तो इसे वेदर फॉर कंसिडरेशन और नॉट इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर ये जो मिस्टर वीबी है मेरा एजेंट, ठीक है, मेरा जो एजेंट है मिस्टर वीबी, अगर ये मेरे बिहाफ पे कोई गुड्स या सर्विस जो भी है रिसीव करता है, सॉरी सर्विस नहीं सर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, याद रखो। ये जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, इधर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड है। अगर कोई एजेंट जो है, सपोज बीबी मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स, या फिर वो मेरे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है गुड्स, तो उसे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। Only supply of goods and not supply of service is covered here. Thus, supply of service between principal and his agent and vice versa would require consideration to be present. तो उसे supply माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। अब जो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ये कैसे डिटरमाइन होगी कि ये पैराग्राफ 3 में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन होगा थ्रू इनवॉइस। सपोज मैं हूं मिस एबी, मेरा एक एजेंट है मिस्टर बीबी, ठीक। अब ये जो है मिस्टर बीबी इनवॉइस इशू कर रहा है सप्लाई करने के लिए या रिसीव करने के लिए गुड्स। इनवॉइस जो इशू कर रहा है, ये अगर खुद के नाम में इन हिज नेम इनवॉइस इशू कर रहा है, इन हिज नेम अगर ये इनवॉइस इशू कर रहा है, तो ये पैराग्राफ 3 में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इसने मेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया, मेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया, तो पैराग्राफ 3 में इंक्लूड नहीं होगा। देखो देखो, where the invoice for further supplies being issued by agent in his name, उसके खुद के नाम में, then any provision of goods from principal to agent would fall within the ambit of paragraph 3 above. ये पैराग्राफ 3 में आ जाएगा। अगर खुद के नाम में एजेंट ने इनवॉइस इशू किया है, तो उसे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इनवॉइस जो है वो मेरे नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ, such agent shall not fall within the ambit of para 3। अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर इनवॉइस मेरे नाम पे है, एजेंट के नाम पे नहीं है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर मैं हूं, सपोज मैं हूं एबी, मैंने कोई सर्विस जो है इंपोर्ट की है, सर्विस नॉट गुड्स, सर्विस मैंने कोई इंपोर्ट की है आउटसाइड इंडिया से। सपोज मैंने कोई सर्विस इंपोर्ट की आउटसाइड इंडिया से, कंसिडरेशन जो है नहीं है, तो भी अंडर पैराग्राफ 4 ऑफ शेड्यूल 1 इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है,
रिलेटेड पर्सन से है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से है, मतलब मेरा कोई यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है आउटसाइड इंडिया में, कोई रिलेटेड पर्सन है, या कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब मेरी ही खुद की कोई इस्टेब्लिशमेंट अगर है आउटसाइड इंडिया से और मैं वहां से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रही हूँ बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पर्पस के लिए मेरी ही कोई इस्टेब्लिशमेंट से या रिलेटेड पर्सन से मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही हूँ विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 4। import of service without consideration from related or distinct person in the course or furtherance of business it will be treated as supply। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाकी केसेस है तो मतलब रिलेटेड पर्सन अगर नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, मेरी खुद की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है या बिजनेस के लिए नहीं है और कंसिडरेशन नहीं है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब विथ कंसिडरेशन अगर है, अपन ने देखा विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन अगर कंसिडरेशन है तो फिर देखना ही नहीं है, वो सप्लाई है ही। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कुछ भी रहो सप्लाई तो माना ही जाएगा। ठीक है, मस्त डायग्राम में दिया हुआ है, अच्छे से देखो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए सही में इंपॉर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर वी एंड शेड्यूल 1 क्या है, देखो एक तो दिया है रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब है, ये सब इंक्लूड होते हैं रिलेटेड पर्सन में, पढ़ लो। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन बताती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, रिवीजन लेक्चर में भी कवर कर रही हूँ। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, establishment of a person with separate registration whether within the same state or in different state, state नहीं मैटर करता है, लेकिन अगर सपोज मैं हूं और मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट है सपोज कोई भी स्टेट में, सेम या फिर अदर कोई भी स्टेट में हो और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ये मेरी ही इस्टेब्लिशमेंट है तो इसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, इसे डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। और where a person having one registered establishment in a state, another establishment in different state, not necessarily registered, these establishments are considered as establishment of distinct person। क्या मतलब है, सपोज ये मेरी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं बैठी हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट मेरी गुजरात में है, महाराष्ट्र में रहे या गुजरात में रहे या कोई भी स्टेट में रहे, कहीं पे भी रहे, कुछ भी रहे, ये अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी एक और इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी एक और इस्टेब्लिशमेंट में है कोई तो केरला में, इसकी एक और इस्टेब्लिशमेंट है कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, अब ये चाहे रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो डजेंट मैटर, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी ये क्या मान ली जाएगी, ये मान ली जाएगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये मान ली जाएगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, उसकी ब्रांच है वेस्ट बंगाल में, ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई। ठीक है, एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, ठीक है, उसका अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है उत्तराखंड में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई, सपोज मैं बैठी हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है, मैं बैठी हूँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मेरी एक ब्रांच है, कहाँ है, गुजरात में, मैंने यहाँ से मेरा स्टॉक ट्रांसफर कर दिया है, मैंने मेरा स्टॉक गुजरात में यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दिया, मेरी ही ब्रांच है, पैसा थोड़ी लूंगी इससे। ठीक है, तो देखो इट इज कॉमन प्रैक्टिस सिंस द ट्रांसफर इज विद इन द सेम बिजनेस, मेरा ही बिजनेस है, ट्रांसफर यूनिट वुड नॉट चार्ज एनी अमाउंट, मैं चार्ज नहीं करूंगी अमाउंट को। सिमिलरली इट इज पॉसिबल दैट वन ब्रांच सप्लाई सर्विस टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन, क्या है, एक और ब्रांच है, इस ब्रांच की एक और ब्रांच है केरला में। ठीक है, अब इसने भी इसको स्टॉक ट्रांसफर किया है, इसने भी स्टॉक को
ट्रांसफर किया है केरला में, ठीक है। ये सेम ब्रांच की ये ब्रांच है, तो हो सकता है ये भी ब्रांच जो है स्टॉक ट्रांसफर करे और पैसे लेगा, कंसिडरेशन लेगा, नहीं लेगा। दीज ट्रांजैक्शंस आर टर्म्ड एज सेल्फ सप्लाईज। ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये एग्जाम में लिखने के, ये वाले वर्ड्स उनको अंडरलाइन करने का, एग्जाम में लिखने का मार्क्स मिलते हैं बस, हाईलाइट करने का कीवर्ड्स को। Under GST, these transactions, though undertaken without consideration, will qualify as supply provided transfer of goods is between different locations with separate registration of same legal entity या फिर establishment of distinct person। ये जो स्टॉक ट्रांसफर है और ये जो स्टॉक ट्रांसफर है, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी इसे सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में। कब 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 कब? जब इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। अगर सेम रजिस्ट्रेशन है तो नहीं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है अगर तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी, मस्त डायग्राम दिया है, देख लेने का, ठीक है। देखो, as we have already seen कि the goods or service which are supplied free of cost, that is without any consideration, not treated as supply except schedule 1। शेड्यूल 1 के अलावा जो भी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के अलावा उस पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लेगा, नहीं लगेगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते हैं, ठीक है। फ्री सैंपल्स है, जो फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स है, सपोज मैं कोई शॉप पे गई, ठीक है, वहां पे वो स्कीम चल रही है कि वो कुछ फ्री गिफ्ट दे दे रहे हैं, या अपन काफी बार देखते हैं कि काफी लोग एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री गिफ्ट्स देते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए लोग आजकल बहुत कुछ करते हैं, ये नोट्स भी आपको फ्रीली मिल रही है। फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स है विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। मैं आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ नोट्स के, आपको फ्रीली दे रही हूँ। डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। फ्री सैंपल गिफ्ट जो है वो जीएसटी में सप्लाई क्वालिफाई नहीं होते, एक्सेप्ट एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। अगर वो शेड्यूल 1 में कहीं पे आ रहा है तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैडम कितनी खुद की एडवर्टाइजमेंट करती है, मेरे को करना पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाय 1 गेट 1 ऑफर अगर है, मैं गई, मैंने ये टॉप खरीदा, मेरे को शॉपकीपर बोला मैडम एक खरीदा तो एक फ्री मिलेगा, मैं खुश हो गई। लड़कियां वैसे भी खुश हो जाती है बाय 1 गेट 1 ऑफर्स पे, डिस्काउंट्स पे ज्यादा ही खुश हो जाती है लड़कियां। तो बाय 1 गेट 1 ऑफर अगर है तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, एक ही प्राइस दोनों प्रोडक्ट पे लगा देते हैं। It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one item is being supplied free of cost। हमें क्या लगता है, एक आइटम खरीदा एक आइटम फ्री में मिल गया, लड़कियों को ज्यादा खुशी महसूस होती है फ्री गिफ्ट पे, डिस्काउंट्स पे, विदाउट एनी कंसिडरेशन। इन इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई, वो कोई इंडिविजुअल सप्लाई फ्री गुड्स की नहीं है। इन केस 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर एंटायर सप्लाई, सारे सप्लाई को मिला के वो एक ही प्राइस अपने को चार्ज करता है और बुद्धू बना देता है। इट कैन बी बेस्ट ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर 1 प्राइस ओनली। फ्लेक्सिबिलिटी विल बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर इट इज कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। अगर वो जो सप्लाई हमें दे रहा है कॉम्पोजिट है या मिक्स सप्लाई है, वो चेक किया जाएगा, उस हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड होगा और उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता है, वो सिंगल प्राइस दोनों तीनों प्रोडक्ट्स पे आपको चार्ज कर रहा है। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई नीचे देखेंगे। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल मतलब कौन, क्लब हो गया, कोई एसोसिएशन हो गए, वॉटेवर, इनके और इनके मेंबर्स जो है, क्लब के, एसोसिएशन के, इनके और इनके मेंबर्स के बीच में जो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉर कंसिडरेशन द एक्टिविटीज or transactions involving supply of goods or service between a person other than individual
मतलब कौन, एसोसिएशन, क्लब एक्सेट्रा, और इनके मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनके बीच में अगर कुछ हो रहा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन है, कैश है, डेफर्ड पेमेंट है, आर कवर्ड विद इन एम्बिट ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)AA। ठीक है, सप्लाई माना जाएगा अगर कोई भी एसोसिएशन, क्लब और उसके मेंबर्स के बीच में कंसिडरेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब ना ये थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स है जो हो सकता है एग्जाम में टेस्ट हो जाए, शॉर्ट शॉर्ट में है। ठीक है, अगर कोई पेमेंट है मियरली एन इवेंट इन द कोर्स ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट, देन नो जीएसटी। सपोज देखो इधर का ही एग्जांपल आपको बताती हूँ, चेक डिसऑनर पे जो फाइन और पेनाल्टी लगती है, मैंने बैंक में चेक दिया, मेरा चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक मुझसे कुछ फाइन या कुछ पेनाल्टी जो है वो लेगी। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव फाइन या पेनाल्टी लेना था क्या, नहीं था, मैंने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया इसलिए बैंक ने फाइन पेनाल्टी लिया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो लेना नहीं था, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस नॉट टैक्सेबल, कंपेंसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक नॉट टैक्सेबल, पेनाल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ नॉट टैक्सेबल, फोरफीचर ऑफ सैलरी या फिर जो बॉन्ड पेमेंट है नॉट टैक्सेबल। ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर नॉट टैक्सेबल। अब इनमें एक्सेप्शन क्या है वो देख रहे हैं, कंपेंसेशन फॉर नॉट कलेक्टिंग टोल चार्जेस, लेट पेमेंट या फिर सरचार्ज और फीस जो है, और कैंसलेशन चार्जेस अगर जो है ये जो होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं, ये जो होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं। थोड़ा ऐसा एक दो बार पढ़ोगे ना ये याद रह जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे एक बार तो। ठीक है, फिर है क्या है, इंसेंटिव्स बाय मीटी टू बैंक्स फॉर प्रमोटिंग रुपे एंड भीम, incentives paid by Ministry of Electronics and IT to acquiring bank for promoting digital payment is not taxable। ये जो है ना ये सब्सिडी मानी जाती है, ये क्या है, ये जो है ये सब्सिडी मान ली जाती है, और सब्सिडी जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। टैक्सेबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर कैपिटल इन इट्स सब्सिडरी, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉट टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि शेयर्स जो है अपन ने देखा, शेयर्स आर सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई सॉरी नीदर गुड्स नॉर सर्विस, शेयर सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, तो ये नॉन टैक्सेबल हो गया। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, सैल्वेज वैल्यू एंड डैमेज व्हीकल, डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू और फुल इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू सेटलमेंट, अगर डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू है तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, नो जीएसटी इज पेएबल। लेकिन अगर सेल ऑफ सैल्वेज वैल्यू है, सेल ऑफ सैल्वेज वैल्यू है तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा है, लेकिन अगर लग रहा होगा थोड़ा सा फास्ट, ये ओवरलुक कर लीजिए एक दो बार, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जहां बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन लेक्चर के हिसाब से मैं डिटेल में जा रही हूँ। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, तीन पैरामीटर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए सॉरी सप्लाई कब माना जाएगा, या फिर गुड्स है या फिर सर्विस का सप्लाई हो रहा है तो सेकेंड पैरामीटर है कंसिडरेशन रहना चाहिए, थर्ड पैरामीटर है कि सॉरी कुछ तो लैग था, सो सॉरी, हम क्या देख रहे थे, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, ये दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 2 में। ठीक है, एक एक देखेंगे। फर्स्ट क्या है, पैराग्राफ नंबर 1, ये जो सारे पैराग्राफ्स है, कौन सी एक्टिविटी है, क्या टाइप है, नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो देखेंगे। ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मैं कहीं पे कुछ खरीदने गई, मैंने शॉपिंग करने गई, मैं जाके एक ड्रेस लेके आ गई, तो वो ड्रेस अब मेरा हो गया, उसका टाइटल मेरा हो गया, तो ये क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, अगर कोई गुड्स ऐसा है जहां ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट टू यूज दिया है, सपोज मैं रेंट पे कुछ ले रही हूँ कोई क्लोथिंग, तो वो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस।
any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration is agreed. Installment basis पे कुछ लिया है तो उसे supply of goods माना जाएगा. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड. टू ऑक्यूपाई लैंड अगर मैं कोई लीज दे रही हूँ, कोई टेनेंसी दे रही हूँ, कोई ईजमेंट दे रही हूँ तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड. सपोज मैं कोई मेरी कार है, कोई मेरी बाइक है, मैंने सर्विस वाले को दे दिया, उसको बोला वॉश करके दे, सर्विस करके दे, सब कुछ करके दे, तो मेरे उस पे वो कुछ सर्विस अगर कर रहा है तो वो हो गई सप्लाई ऑफ वो हो गई सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or any under directions of persons carrying on business as no longer to form part of those assets. अगर मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ, मैं मेरे एसेट्स जो है सारे ट्रांसफर कर दे रही हूँ तो उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा. ठीक है. गुड्स हेल्ड अलग अलग कंडीशंस जो है वो हम एक एक कंडीशन देख रहे हैं. गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर private use or are made available to any person for use or for any purpose other than business or by any under directions of purpose carrying to them. अगर मैं किसी को कोई गुड्स दे रही हूँ यूज करने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के अलावा अगर मैं यूज करने के लिए मेरे गुड्स किसी को दे रही हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है. मैं यूज करने उनको दे रही हूँ, नॉट अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस. ठीक है. अब गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स. मेरे कोई बिजनेस एसेट्स है, उसका कुछ अगर गुड्स है ऑफ एनी बिजनेस कैरिड आउट बाय पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन. सपोज मैंने मेरा बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया तो मैं टैक्सेबल पर्सन हूं ही नहीं. तो जब ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person. देखो एक कोई अरुण है, एक ट्रेडर है, वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक. अगर बंद करने से पहले कोई गुड्स स्टॉक में थे शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा. ये मान लेंगे कि वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो सप्लाई हो गया है और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा. आपने बिजनेस बंद कर दिया है तो भी. ठीक है. उसके बाद में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं रेंट पे दे रही हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा. ये देखो, ये जो पैराग्राफ नंबर 5 है ना, पैराग्राफ नंबर 5 है ना, सारी सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी. सारी सर्विसेज पैराग्राफ नंबर 5 की सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी. कंस्ट्रक्शन में कुछ कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर रही हूँ वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही मान ली जाएगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, कोई पार्ट भी अगर छोटा सा फिर भी, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, होली और पार्टली, आधा दे रही हूँ, पूरा दे रही हूँ, except where entire consideration has been received after issuance of completion certificate. इन इशू ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर जब भी फर्स्ट आप अक्वायर कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर आफ्टर इश्योरेंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या फिर जो भी सिविल स्ट्रक्चर है वो हो रहा है, आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी. ये जो है ये कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है दिया हुआ है. टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. मेरे पास कोई प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मैंने उसको यूज करने की आपको परमिशन दे दी, या फिर मैंने टेम्पररीली वो राइट आपको ट्रांसफर कर दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा. मैं कुछ डेवलप कर रही हूँ, डिजाइन कर रही हूँ, कुछ प्रोग्राम कर रही हूँ, कुछ कस्टमाइज कर रही हूँ, कुछ अडेप्ट कर रही हूँ, कुछ अपग्रेड कर रही हूँ, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसका, आईटी सॉफ्टवेयर का. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो सॉफ्टवेयर थे प्री जीएसटी रिजिम में सप्लाई ऑफ गुड्स भी एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स भी चार्ज होते थे, एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस भी चार्ज हो जाते थे. जीएसटी में सॉफ्टवेयर को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है एंड नॉट गुड्स.
ठीक है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। सपोज मैं कोई ऑब्लिगेशन पे एग्री कर रही हूँ, मैंने किसी को बोल दिया कि हाँ हाँ मैं इतना आपको करके दूंगी, या फिर मैं रिफ्रेन कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ टॉलरेट कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ करने के लिए मान रही हूँ। कुछ भी हो सकता है कि मैंने किसी को बोल दिया कि हाँ मैं आपको ये करके दूंगी, या किसी ने मेरे को बोल दिया कि तू जीएसटी मत पड़ा, मैं तेरे को इतने इतने पैसे दूंगा, और मैंने वो पैसे ले लिए, मैं मान ली कि हाँ मैं नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है। रिफ्रेन के लिए, कुछ एग्री करने के लिए, कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, या फिर कुछ टॉलरेट करने के लिए मेरे को जो पैसा दिया जाएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। लेकिन इसकी ना कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी कंपलसरी है, तो ही उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट। जो भी मैं एग्री करने वाली हूँ, या रिफ्रेन करने वाली हूँ, या टॉलरेट करने वाली हूँ, या कुछ करने वाली हूँ, उसका एक एग्रीमेंट रहना चाहिए कि ये होगा और ये एग्रीमेंट है, तो ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है? कंसिडरेशन मस्ट फ्लो। ऐसा तो रहना चाहिए ना, तो ही कंसिडरेशन है, नहीं तो सप्लाई है ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो शेड्यूल 1 में आ रहा है। ठीक है। तो इसे जो है सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। लास्ट है पैराग्राफ 5 का लास्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। अगर मैं मेरे गुड्स का राइट किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ यूज करने के लिए, फॉर एनी पर्पस, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। अब फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी कंपोजिट सप्लाईज? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिक्सिंग, इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इतना सारा है। अल्टरेशन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इतना सारा कुछ करने के लिए। वेरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, whether as goods in some other cases is involved in execution of such contract। जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, एक्सेट्रा 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 ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। सेकेंड, supply by way of or as a part of service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or for any drink। कैटरिंग वाली सर्विस फूड सप्लाई करती है या ड्रिंक सप्लाई करती है फॉर कंजम्पशन, फॉर यूज, फॉर कंजम्पशन, वो आएगा सप्लाई ऑफ सर्विस में। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पगड़ी सिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है। पगड़ी सिस्टम दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज प्रिवेलेंट इन सम स्टेट्स। इन पगड़ी सिस्टम जो टेनेंट है वो अक्वायर करता है टेनेंसी राइट्स को इन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, जिसे पगड़ी कहा जाता है। तो जो टेनेंसी प्रीमियम है उसे पगड़ी कहा जाता है। लैंडलॉर्ड में भी द ओनर बट द पोजेशन ऑफ द सेम लाइज विद द टेनेंट। क्या है? सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं कहीं में एक टेनेंट हूं, ठीक है। जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो किसके पास है? मेरे पास है। जो लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी का वो ओनर है, लेकिन रह कौन रहा है प्रॉपर्टी में? मैं रह रही हूँ। ओके। जो टेनेंट है, जो मैं हूँ टेनेंट, मैं क्या करूंगी? इसको इसको मैं मंथली रेंट दूंगी। भाई रेंट पे रह रही हूँ तो रेंट देना ही पड़ेगा ना, फ्री में कोई नहीं रहने देगा। तो टेनेंट pays periodic rent to the landlord as long as he occupies the property। जब मैं उसकी प्रॉपर्टी में रह रही हूँ मैं उसको महीने का रेंट पे करूंगी। टेनेंट also usually has option to sell the tenancy right। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है?
मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी और को, सपोज मैंने एक वीबी बोल के कोई तो है, वीबी को मैंने मेरा टेनेंसी राइट दे दिया रहने के लिए, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो वीबी है, इसको मैंने टेनेंसी राइट दे दिया, सेल कर दिया टेनेंसी राइट ऑफ द सेल्ड प्रॉपर्टी, एंड इन सच अ केस he has to share percentage of proceeds with the owner of the land as laid down in tenancy agreement। जो जितना भी परसेंटेज टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, अब इसको भी उतना परसेंटेज शेयर करना पड़ेगा, किसके साथ? लैंडलॉर्ड के साथ। किसके साथ? जो ओनर है उसके साथ। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, जो मैंने दिया, मैंने एबी ने बीबी को टेनेंसी राइट जो बेचा है अगेंस्ट कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन है इसी को तो पगड़ी बोलते हैं, टेनेंसी प्रीमियम। टेनेंसी प्रीमियम स्क्वेयरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू जीएसटी। जो ये मैंने टेनेंसी, जो टेनेंसी राइट है, मैंने किसको? वीबी को सेल किया अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, और ये जीएसटी में टैक्सेबल है, जीएसटी लॉ में टैक्सेबल है। लेकिन लेकिन however, लेकिन renting residential dwelling for use as a residence to an unregistered person, सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड है, मैंने उसको वो रेंट पे दे दिया, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो एग्जाम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो it will not be treated as supply of service, is exempt। Hence, grant of tenancy right in a residential dwelling for use of residence against premium or periodic rent or both to unregistered person is exempt। टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? सपोज मैं हूं, ठीक है, ये जो नोट्स है ये मैंने किसी को प्रिंट करने के लिए दे दी, मैं बोली भाई ये मेरे को चाहिए, मेरे को प्रिंट करके दे, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्राउचर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जो वो मुझे प्रिंटिंग करके दे रहा है, मेरी नोट्स को प्रिंटिंग करके दे रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। वो मेरे को प्रिंटिंग की एक सर्विस दे रहा है। अब जब प्रिंट होके आ गई, प्रिंट होके आने के बाद ये जो नोट्स है ये मैंने आपको बेची, प्रिंट होके आने के बाद जब मैंने नोट्स आपको बेची, तो सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स या फिर लेटर कार्ड या बॉक्सेस, नैपकिन, व्हाटएवर, ये जो माना जाएगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। प्रिंटिंग जो मैंने किसी से करवा के ली, मुझे किसी ने मेरी नोट्स प्रिंट करके दी, वो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस, और जो प्रिंटेड नोट्स मैंने आपको भेजी वो हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। अब नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी क्या क्या है जो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा? सब ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो जीएसटी के बाहर, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो नॉन सप्लाईज है ये शेड्यूल नंबर 3 में दिए हुए, कुछ कुछ नोटिफिकेशन में भी दिए हुए और कुछ कुछ सर्क्यूलर में भी दिए हुए, अपन सब देखेंगे चांस बाय चांस, ठीक है। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स एक्टिविटीज or transactions specified in Schedule 3 which should be treated neither as supply of goods nor as supply of service, in a way it is a negative list। ये जीएसटी लॉ के बाहर है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। कौन सी एक्टिविटीज? जो शेड्यूल 3 में दी गई है, उसके अलावा कुछ सर्कुलर में भी आई है, उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन से भी आई हुई है। देखते हैं activities or transactions which shall treated neither supply of goods nor supply of service, paragraph number 1। service by employee to employer in the course or relation of his employment। सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, जहां भी मैं जॉब कर रही हूँ मैं उसको सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, मैं उसका काम करके दे रही हूँ, मैं उसको सर्विस दे रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में है ना कि मेरे को तो करके ही देना पड़ेगा। इट डज नॉट मीन कि मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ सर्विस का। इट विल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर शेड्यूल 3। वो सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी, ठीक है।
लेकिन only services that are provided by employee to employer in the course of employment are outside the realm of supply. However, service provided outside employment ambit for consideration would qualify as supply. मेरे को कोई ऐसा काम दे दिया गया मेरे ऑफिस में, मेरे कंपनी में, जो कि मेरे एम्प्लॉयमेंट के एम्बिट के बाहर है, मेरे को बोला नहीं गया था वो काम करने के लिए, वो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, और वो काम करने का अगर मेरे को कोई पैसा मिल रहा, वो काम करने का मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। जो मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में है एम्प्लॉयमेंट के, वो ही सिर्फ माना जाएगा कि वो सप्लाई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के बाहर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। देखो एग्जांपल समझो, सर्विस प्रोवाइडेड on a contract basis by a person to another, that is principal to principal, are not service provided in the course of employment. Any amount paid by employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service. Forbearance to act and cannot be considered for providing service in the course of employment. मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ कहीं पे और कोई और कंपनी में, मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे को पैसा दिया कि तू मत जा, तू इधर ही रुक, वो कॉम्पिटिटर है उसके पास तू मत जा, नहीं जाने के लिए मेरे को पैसा दिया, अब ये मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। कोई अगर ट्रिब्यूनल है, कोई कोर्ट है, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर शेड्यूल 3 पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 क्या बोलता है? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ये जो इनके जो मेंबर्स होते हैं, ये अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिमिलरली ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लोग कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, इसके अलावा कोई भी ड्यूटी अगर परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्सन एज 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 अ चेयरपर्सन या फिर मेंबर या फिर डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर, सपोज कोई स्टैब्लिशमेंट, कोई कंपनी है जहां पे मैं एज अ चेयरपर्सन, एज अ मेंबर या फिर एज अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, सपोज कोई कंपनी है जो सेंट्रल की है, स्टेट की है या कोई लोकल अथॉरिटी की है, वहां पे मैं एज अ चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो ये फ्यूनरल सर्विस जो होती है, फ्यूनरल सर्विस, बुरियल, ये सब जो मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, कोई हॉस्पिटल में ही किसी की अगर डेथ हो गई तो उन्हें बाय एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो किसी की डेथ होने पे जो वो सारे वो विधि और फंक्शंस और वो सब होते हैं, वो फ्यूनरल सर्विस है। ठीक है। इन पे जीएसटी नहीं लगता है, किसी के मरने पे जीएसटी थोड़ी लगाएंगे। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, जो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाला क्लॉज था, ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग के केस में, that is where entire consideration received after issuance, अच्छा हाँ लिखा है, after issuance of completion certificate और after first occupation whichever is earlier। अगर मैं सेल ऑफ लैंड कर रही हूँ, देखो बिल्डिंग का अपन बाद में समझते, पहले अपन लैंड का समझते। सेल ऑफ लैंड इज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, बाहर है। ठीक है। अब सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, कंसिडरेशन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद मिला है या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो वो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा, अदरवाइज उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर ट्रीटेड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब जो है ये जो है ये सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी भी लगेगा।
इनके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया है। अब 9th पैराग्राफ क्या बोलता है, एक्टिविटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ को इंश्योरेंस। अब ये जो 9th और 10th पैराग्राफ है ना, ये अमेंडमेंट वाले पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट को इंश्योरेंस प्रीमियम by lead insurer to co-insurer for the insurance service jointly supplied by lead insurer and co-insurer to the insured in insurance agreements subject to condition lead insurer pays the central union whatever integrated tax on entire amount premium paid by insured। मैडम क्या इंश्योर्ड इंश्योरेंस इंश्योरर क्या क्या आया, कुछ नहीं समझा। देखो मैं हूं ए बी, मेरा कुछ तो बहुत बड़ा सा काम है, तो वो बहुत बड़े से काम के जो सारे गुड्स है उसका मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा तो बहुत बड़ा काम है, बहुत एकदम, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अकेली झेल नहीं पा रही, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्स वाई जेड 3 और इंश्योरेंस कंपनी इसके साथ में इसने एग्रीमेंट कर लिया। अब ये जो हो गए एक्स वाई जेड, ये कौन हो गए, को इंश्योरर्स, ठीक है। को इंश्योरर्स, मैं कौन हूं, मैं हूं इंश्योर्ड, मैं इंश्योरेंस ली हूं, किससे ली हूं, इंश्योरेंस कंपनी से। ये किसके पास गया, ये एक्स वाई जेड के पास गया। अब ये सब मिलके मेरे को इंश्योरेंस देंगे, तो एक्स वाई जेड कौन हो गए, को इंश्योरेंस, और ये कौन हो गई, ये हो गई लीड इंश्योरेंस कंपनी जो लीड करेगी, ठीक है। मैं तो इंश्योरेंस ली तो मेरे को इसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रीमियम पे करूंगी तो एग्रीमेंट जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट रहेगा, ये क्या करेगा, ये इसको 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 वो जो प्रीमियम है वो अपॉर्शन कर देगा इनके एग्रीमेंट के हिसाब से, ये को इंश्योरर्स को, ठीक है। तो अगर ये जो एक सपोज 1:1:1 के रेशो में एग्रीमेंट के हिसाब से उसने को इंश्योरर्स को सारा की सारा जो वो प्रीमियम है वो प्रोपोर्शन कर दिया। अब ये जो किया है इस पे क्या जीएसटी लगेगा, नहीं जी नहीं लगेगा। इसे सप्लाई माना जाएगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अब कब नहीं माना जाएगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, अगर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसने जीएसटी जो भी एप्लीकेबल एससी जीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी एप्लीकेबल जीएसटी है इसने पे किया हो, इसने प्रीमियम रिसीव होने पर जीएसटी पे किया अगर है, तो जो अपॉर्शनमेंट किया है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। जो लीड इंश्योरर है, जो को इंश्योरेंस का क्या मतलब है वो सब दिया है, आप पढ़ सकते हो। 10th अगेन ये भी अमेंडमेंट वाले पार्ट है, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट जो भी सेंट्रल स्टेट यूनियन टैक्स है इंटीग्रेटेड टैक्स इज पेड बाय इंश्योरर। देखो क्या होता है, री इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या की, इसने एक री इंश्योरर को हायर किया है, ठीक है। Reinsurance is a risk management practice where insurance company called the insurer transfers part of its risk to another insurance company। ये एक और इंश्योरेंस कंपनी है, इसने क्या किया, रिस्क ट्रांसफर किया है, पार्ट ऑफ रिस्क जो है इसको ट्रांसफर किया है, पार्ट ऑफ रिस्क जो है इसको इसने ट्रांसफर किया है, जिसको क्या बोलेंगे, री इंश्योरर बोलेंगे, इन एक्सचेंज फॉर अ पोर्शन ऑफ प्रीमियम दैट इंश्योरर कलेक्ट फ्रॉम इट्स पॉलिसी होल्डर। अब ये जो रिस्क ट्रांसफर किया है इसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा, ये जो भी प्रीमियम कलेक्ट करेगा, ये जो भी प्रीमियम कलेक्ट करेगा इसके बदले में, ये जो भी प्रीमियम री इंश्योरर जो भी पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करेगा उसके बदले में रिस्क ट्रांसफर हो रहा है।
जो री इंश्योरर है ऑफर पेज कमीशन, जिस सीडिंग कमीशन ऑल्सो नोन एज री इंश्योरेंस कमीशन, सीडिंग कमीशन वर्ड याद रखने का, ठीक है। ये जो है ये री इंश्योरर इसको क्या देगा, सीडिंग कमीशन, ये री इंश्योरर इसको क्या देगा, सीडिंग कमीशन देगा इंश्योरेंस कंपनी को। अब जो ये सीडिंग कमीशन दे रहा है क्या इसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये जो री इंश्योरर है इसने एप्लीकेबल जीएसटी पे किया है तो ये जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इसने जीएसटी पे नहीं किया है तो यह सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी पे किया है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, अगर नहीं पे किया है तो माना जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना प्लीज। नॉन सप्लाई, अपन ने देखा कि एक तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर और शेड्यूल 3 डन। अब नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या नॉन सप्लाईज है वो हम देखेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, कोई भी पंचायत है जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटेड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये लोग जो एक्टिविटीज दे रहे हैं इनकी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानी जाएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, दारू बेचने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो लाइसेंस देता है जो स्टेट गवर्नमेंट दारू बेचने के लिए, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। बाय वे ऑफ सर्क्यूलर नॉन सप्लाईज क्या क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, जो भी ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कैरी कर रहे हो, शायद गुड्स कैरी कर रहे हो, शायद पैसेंजर्स, शायद बोथ, या फिर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह में वो जो है कन्वेंस जा रहा है, उसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई। कहीं और सेम फर्दर सप्लाई, कहीं और सेम फर्दर सप्लाई के लिए अगर वो कन्वेंस है, वो जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। इंटरस्टेड मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील, सेम जो भी रिग्स है, टूल्स है, जो भी स्पेयर पार्ट्स और ये सब व्हील्स के वगैरह जो ये सब जो पार्ट्स होते हैं, ये सब पार्ट्स का अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है तो भी उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा, ट्रीटेड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में भी शैल बी लेविएबल ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस। उस कन्वेंस के लिए अगर कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। उस कन्वेंस पे अगर कोई रिपेयर्स मेंटेनेंस हो रहा है तो उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, इन केस ऑफ वाउचर्स वो देखेंगे हम। ठीक है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीआई बोलेंगे, और एक है नॉट पीपीआई जो प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, पीपीआई। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस अगेंस्ट वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। जो वाउचर है, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जो वाउचर है उस पर ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, आप क्या करोगे, वो देख दोगे, शॉप में जाओगे वो दोगे, उसके बदले में उस वैल्यू का गुड्स या सर्विस परचेस करोगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना ही आप गुड्स या सर्विस जो है वो परचेस करोगे। तो सेड वाउचर विल बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब वो वाउचर मनी का ही काम किया उस वाउचर ने, आपने वाउचर दिया और खरीद लिया गुड्स या सर्विस, तो उसने तो मनी जैसा ही काम कर दिया। अब मनी जो है, मनी इज
नीदर गुड्स नॉर सर्विस, ऊपर की डेफिनेशन में मैंने शुरुआत में इसीलिए पढ़ा दिया था, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, तो फिर वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पे वैल्यू और लिखी हुई है पहले से, वो आप दे रहे हो, उससे गुड सर्विस खरीद रहे हो, तो वो एक मनी जैसा काम किया है उसने। मनी जो है ना गुड्स है ना सर्विस है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नॉट पीपीआई है, मतलब उस पे ऑलरेडी अमाउंट नहीं लिखे हुई है, तो वो क्या हो गया, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम। इट विल बी ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या थे, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या थे, हमने ऊपर देखा था, बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सारे जो थे, ये सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स थे। इनके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम होते हैं, सपोज ये वाउचर जो कि पीपीआई नहीं है, तो ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जीएसटी लगेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, वाउचर्स। जो एडिशनल सर्विस वाला केस क्या है वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये सारी जो सर्विस कोई वाउचर के थ्रू हो रही है, एडिशनल सर्विस है, ये एडिशनल सर्विस है कोई वाउचर के थ्रू, प्रोवाइडेड बाय ईदर डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर बाय अनदर पर्सन टू द वाउचर इश्योरर। जो वाउचर इश्यू कर रहा है, वो जो इश्योरर है, उसको अगर ये एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है अगेंस्ट सर्विस फीस या फिर जो सर्विस चार्ज, एफिलिएट चार्ज, चार्जेस के अगेंस्ट, तो इट वुड बी लाइबल टू जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट, उस पे जीएसटी लगेगा। जो भी एडिशनल सर्विस इंश्योरर, जो भी एडिशनल सर्विस, जो भी एडिशनल सर्विस इंश्योरर, जो वाउचर इंश्योरर है, उसको पे की जा रही है, उसको दी जा रही है, और उससे सर्विस चार्ज या जो भी सर्विस चार्ज है, सर्विस फीस है, एफिलिएशन चार्ज है, वो लिया जा रहा है, तो उसे जीएसटी, उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पे जीएसटी लगेगा। जो अनरिडीम्ड वाउचर है, मेरे पास कोई वाउचर था, ठीक है, तो मैंने रिडीम किया ही नहीं है, अनरिडीम्ड वाउचर है, जब हुआ ही नहीं है, तो नो सप्लाई ऑफ अंडरलाइन गुड्स और सर्विस, मैंने रिडीम ही नहीं किया है, तो ना सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है ना सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस इन वाउचर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, एजेंट्स एक्सेट्रा। अगर वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ P2P बेसिस और वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस, अगर कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और सेकेंड केस है कि जहां प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे वाउचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, दिस अमाउंट्स टू ट्रेडिंग ऑफ वाउचर्स, ये वाउचर्स का ट्रेडिंग हो गया है, लेना देना वाउचर्स का ही हो गया है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन जब प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे वाउचर्स का डीलिंग होता है, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन किस पे, कमीशन पे या फीस पे, या फिर जो भी अदर अमाउंट है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू वाउचर इश्योरर। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे उसको डीलिंग ऑफ वाउचर, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर कहलाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंसिपल टू एजेंट लेकिन अगर है, तो उन केस में वाउचर्स पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, फॉर सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी प्राइमरीली टू एडिशनल कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। अपन ने क्या देखा था, सप्लाई होने के लिए 3 पैरामीटर्स देखे थे, वो 3 पैरामीटर्स के अलावा 2 और एडिशनल कंडीशंस है। क्या क्या है, एक तो है टैक्सेबल रहनी चाहिए सप्लाई, और दूसरा क्या है, टैक्सेबल पर्सन ने करनी चाहिए। जो सप्लाई है, सप्लाई टू बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, एंड सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, फॉर सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी, सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल, टैक्सेबल ही नहीं तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। टैक्सेबल सप्लाई has been broadly defined and means any supply of goods or service or both which is leviable to tax under GST law। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, जिसपे टैक्स लगता है जीएसटी लॉ में, वो टैक्सेबल सप्लाई है। ऑन द अदर हैंड, on the other hand exempt supply, exempt supply का क्या मतलब है, means supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax
और which may be wholly exempt from tax and includes non-taxable supplies. Exempt supply का मीनिंग क्या है? Which includes nil rate of tax, wholly exempt from tax and includes non-taxable supplies. अब लास्ट पार्ट अपन देख रहे हैं कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई. ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं, पहले नीचे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस पे भी केस स्टडीज आती है. कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई एक नेचुरल बंडल है. मिक्स सप्लाई क्या है? नॉट अ नेचुरल बंडल. कॉम्पोजिट सप्लाई एक नेचुरल बंडल है, मिक्स सप्लाई कोई नेचुरल बंडल नहीं है. मैडम नेचुरल बंडल का क्या मतलब है? सपोज एग्जाम्पल, मैं गई लैपटॉप खरीदने. मैं लैपटॉप खरीदने गई, दुकान वाले ने मेरे को चार्जर दिया ही नहीं, बोला चार्जर अलग खरीदना पड़ेगा. मैं बोली मैं मारेगी, लैपटॉप के साथ चार्जर आता ही है. बिल्कुल आता है, हर कोई देता है, ये एक नेचुरल बंडल है. तो ये केस हो गया कॉम्पोजिट सप्लाई का, जहाँ जो बंडल आपको मिल रहा है, लैपटॉप के साथ चार्जर मिलता ही है, अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो आप उसको मार पकड़ के, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई का केस हो गया. लेकिन मिक्स्ड सप्लाई का केस क्या है? एग्जाम्पल देखो, सपोज दिवाली है, मेरे को गिफ्ट देने का है, मैं क्या करूंगी? दिवाली गिफ्ट हैम्पर बना दूंगी. मेरी मम्मी को ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है, मेरे को भी डांट भी देती है ड्राई फ्रूट्स खाने को. ठीक है, फिर मेरे भाई को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिए. ठीक है, मेरे को क्या पसंद है? मेरे को पसंद है सोन पापड़ी. मेरे को पसंद है सोन पापड़ी, लोग देते हैं काजू कतली. पता नहीं, सोन पापड़ी बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड स्वीट है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, काजू कतली देते हैं लोग. ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स को सोन पापड़ी बोलो, काजू कतली बोलो, जो भी बोलो. ठीक है, मेरी बहन को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए वो भी इंक्लूड हो गया. ये सब आ गया. ये सब मैंने एक इसमें हैम्पर बनाया, एक टोकरी में डाला, वो टोकरी को मैंने सजाया और गिफ्ट कर दी. ठीक है, अब मेरे को बताओ ये कोई नेचुरल सा बंडल है क्या? नहीं है. ये अलग मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है. मैं दुकान वाले के पास गई, मैंने उसको बोली मेरे को काजू कतली चाहिए, और उसने मेरे को सोन पापड़ी नहीं दिया, मैं उसको डांट सकती क्या कि सोन पापड़ी नहीं दिया? नहीं डांट सकती. वो बोलेगा सोन पापड़ी लेना है तो अलग से लो. ठीक है, ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है. तो ये हो गया मिक्स्ड सप्लाई का केस, और ये हो गया कंपोजिट सप्लाई. टैक्स रेट कौन सी लगती है? टैक्स रेट क्या लगती है? मैं बता दूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको टैक्स रेट किसी भी इसकी लर्न करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में टैक्स रेट दी गई होती है स्टूडेंट के हिसाब से. इंस्टीट्यूट ने ये लिया हुआ डिसीजन कि आपको टैक्स रेट लर्न करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की. ठीक है, जो एग्जाम में दिया गया है, अगर एग्जाम में कोई टैक्स रेट दिया है, आपको पता है कि ये गलत है, तो उधर होशियारी नहीं मारने की बैठ के कि ये तो गलत है, मैं सही वाला लगाऊंगा. नहीं, जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही टैक्स रेट लगा के आना. टैक्स रेट जो है नेचुरल बंडल के केस में, इस पे लैपटॉप का ही टैक्स रेट लगेगा. क्यों? क्योंकि लैपटॉप जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है. लैपटॉप जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है नेचुरल बंडल के केस में. और इधर इन सब में जो जो अलग टैक्स रेट है, सबकी अलग अलग टैक्स रेट है. तो जिस भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट आपसे लेगा. जिस भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट आपसे लेगा. ठीक है, कंपोजिट सप्लाई मीन सप्लाइड मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपिएंट. टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए. टू अ रिसिपिएंट कंप्राइजेस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी अदर कॉम्बिनेशन thereof which is naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business. जो लैपटॉप और चार्जर है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में मिलता है, आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं होती है. वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. अपने केस में लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई हो गया. एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद अ बैटरी. बैटरी अलग से नहीं लेने की, दुकान वाला बोला तो उसको डांट देने का. हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी? जो एंटायर वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई जो है शैल बी क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ऑफ मेन सप्लाई एंड शैल बी टैक्स्ड एट जीएसटी रेट
एप्लीकेबल टू मेन सप्लाई मतलब प्रिंसिपल सप्लाई, अपना केस में लैपटॉप, इधर के केस में मेन सप्लाई क्या हुआ, इधर के केस में मेन सप्लाई क्या हुआ, मोबाइल फोन हुआ। ठीक है, उसका जो टैक्स रेट रहेगा वो लगेगा। मिक्स individual supplies of goods or service or in any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, सबको मिला के एक प्राइस चार्ज कर दिया, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, स्वीट्स कुछ ऐड कर दिया, एक प्राइस चार्ज कर दिया 10,000 रुपए, जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, दिवाली गिफ्ट हैम्पर, जो अभी अपन ने देखा। हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो। अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सप्लाई शैल बी चार्ज एट द रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने क्या किया, मैंने खरीदा ड्राई फ्रूट्स, खरीदा 10K में, मैंने खरीदा मैंने ड्राई फ्रूट्स खरीदा 10K में, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा 5K के लिए, काजू कतली सोन पापड़ी 2000 की खरीदी, चॉकलेट्स खरीदी 1000 की। ऐसा सब मैंने अलग 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 प्राइसेस दी है हर चीज की। तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा, अब हाईएस्ट वाला लगेगा क्या, नहीं, मैंने एक सिंगल प्राइस चार्ज नहीं की, मैंने सबकी अलग अलग टाइप प्राइस पे की है, तो सबका अलग अलग एप्लीकेबल रेट जो है, सबका अलग अलग रेट लगेगा। अगर आपने सबको मिला के एक प्राइस चार्ज की है तो हाईएस्ट टैक्स रेट लगेगा, अलग अलग प्राइस चार्ज की है तो अलग अलग एप्लीकेबल रेट जो है वो लगेंगे। समझा, हो गया। चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का रिवीजन कंप्लीटेड। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेक्चर, आई नो, लेकिन मैं भगाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि अगर आप रिवीजन में ही आपको मतलब ऐसे कंसेप्ट क्लैरिटी ऑलमोस्ट मिल जाए, कोई भी इश्यूज है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे, रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली, सॉल्व योर इश्यूज। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए प्लीज, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो